हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड का अनसॉल्व्ड 2019 सेट नंबर 346 FE और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, 5 का क्वेश्चन हमने लिया, यानी ए। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आगे वीडियो में लगा रहेगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और उसी क्रम में आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, वो मॉड्यूलेशन है, यानी कम्युनिकेशन है। वो चैप्टर कोर्स में नहीं है, तो 5 का ए क्वेश्चन जो है कोर्स में नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे। 1 ओम प्रतिरोध, यानी आर दिया हुआ है 1 ओम, आर हमारा है 1 ओम। ठीक, और दिया है 0.0 हेनरी, तो एल दिया हुआ है, एल हो गया 0.01 H। ठीक, के श्रेणी परिपथ में 200 वोल्ट, यानी V दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक, कह रहा है कि आपको पता क्या क्या करना है। F दे रहा 50 Hz है फ्रीक्वेंसी, 50 Hz। आपको इसमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्सेल पता करना है, वो आप पता कर लेंगे। आपको Z पता करना है और इसमें क्या पता करना है, I करंट I पता करना है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये एक्सेल दिया हुआ है, इसको परिपथ का प्रतिघात कहते हैं, यानी रिएक्टेंस। तो फार्मूला हमारा यहाँ से क्या होगा, फार्मूला एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl होता है। ठीक, एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl होता है, यानी एक्सेल की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14, एफ हुआ 50 और एल हुआ 0.01। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सेल आ जाएगा 3.14 ओम। ठीक है, देखिए यहाँ 5 2 जा 10 हुआ, 100 हुआ, 100 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा, 1 × 3.14, ये एक्सेल निकल आया। इम्पीडेंस जो होता है, प्रतिबाधा इसको कहते हैं। प्रतिबाधा Z होती है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL²। ठीक, R की वैल्यू आप आराम से रख सकते हैं। R इसमें कितना है देखिए, R दिया है 1 का स्क्वायर और प्लस 3.14 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3.14 का स्क्वायर 9.86 होता है। इसको अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 10.86 और इसका रूट नियर अबाउट आ जाएगा 3.3 ओम आ जाएगा Z। ठीक, अब आगे हम लोग निकालेंगे इसमें करंट I इज इक्वल टू V/Z होता है। ठीक, V/Z होता है, यानी I की वैल्यू हो गई, V हमारा दिया है 200, ठीक, अपान 3.3, I की वैल्यू आ जाएगी। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट I की वैल्यू आ जाएगी 60.61 एम्पियर। खुद कैलकुलेट करके और खुद निकाल लीजिए। ओके स्टूडेंट।
अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ग यानी सी, और इसमें पूछा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी चालक के सिरे पर किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग में 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की सूक्ष्म वृद्धि कर देता है। इस वेग वृद्धि को, इस अध्यारोपित वेग वृद्धि को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को Vd से डिनोट करते हैं, इसको Vd से व्यक्त करते हैं। ठीक है, Vd। ठीक है। ड्यू टू अप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, थर्मल स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स is increased by near about 10⁻⁻⁴ meter per second. This smaller superposed increasing velocity is known as drift velocity. ठीक है, आप सुन करके नोट कर सकते हैं वीडियो धीमा करके आराम से, कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके थर्मल वेलोसिटी में यानी ऊष्मीय वेग में लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की स्मॉल वृद्धि आती है। लगभग है, यहाँ लगाते हैं लगभग आती है। इस वेग वृद्धि को, इसको अध्यारोपित वेग वृद्धि भी कहते हैं। इस अध्यारोपित वेग वृद्धि को अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार है, यानी तार का व्यास दिया डायमीटर, इसको हम लोग d लिखेंगे। d दिया है 1 mm, इसको हम लिखेंगे 1 × 10⁻³ मीटर हो गया। और इसमें दिया है चांदी के तार में 75 मिनट टाइम दिया हुआ है, t 75 मिनट दिया है, यानी 75 × 60 सेकेंड हो गया। ठीक। 90 कूलम चार्ज फ्लो होता है, Q दिया हुआ है 90 कूलम। ठीक। कह रहा है कि इफ पर सेंटीमीटर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, n = 5.8 10⁻22 इतना पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो पावर 6 इसमें ऐड आ जाएगी। n = 5.8 10⁻28 हो जाएगा, ये पर मीटर क्यूब होगा। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और उसका क्यूब लगाएंगे तो 100 का मतलब 10⁻², उसका क्यूब 10⁻6, तो 6 इसमें पावर ऐड हो जाएगी, इतना हो जाएगा। ठीक। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा, करंट निकालनी है I, और आपको कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन Vd। ये दो आपको निकालनी है। ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं स्टूडेंट। फार्मूला करंट के लिए, करंट I = होता है Q/T। I = क्या होता है? Q/T। तो I की वैल्यू यहाँ से निकाल लो स्टूडेंट। Q दिया है 90 और टाइम दिया है 75 × 60।
और इसको आप डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 90/0.045 है, यानी I की वैल्यू आ गई 0.02 एम्पियर। ठीक, I निकल आया, ये एक आंसर यहाँ आ गया। अब दूसरा हमें निकालना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ डायमीटर दिया, पहले एरिया निकालें। नाउ A = πd²/4 होता है, एरिया जो होता है πd²/4। ठीक, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 3.14 इंटू डी दिया हमारा, डी कितना है 10⁻³ तो स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6/4, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है Vd = I/NEA। I = NEA Vd होता है, तो Vd निकालना, I = NEA I की वैल्यू यहाँ निकली है, देखिए कहीं 0.02 N दिया हुआ है 5.8 10⁻28 इंटू E दिया है, E होता है 1.6 10⁻⁻19 अपान A भी नीचे, ये ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 और 4 ऊपर चला आएगा। Vd की वैल्यू यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए स्टूडेंट, तो वो हमारी Vd निकल आएगा 2.74 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। खुद कैलकुलेट करिए और सीखिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का यानी सी का, और इसमें देखो स्टूडेंट पूछ रहा है एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है, V दिया है 200 वोल्ट। ठीक, अब कह रहा है कि संधारित्र की धारिता C1 जो दिया है वो 10 μF दिया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6F। ठीक, और C2 दे रहा है 2 μF, C2 दे रहा है 2 μF, यानी 2 × 10⁻⁻6F। ठीक, आप देखो स्टूडेंट ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा डेल्टा U, पहले का C1 अधिक है और C2 कम है, यानी पहले ऊर्जा ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, तो एनर्जी जो पहले की हुई C1V² हुई और बाद की एनर्जी C2V² हुई। अब इन दोनों में देखो 1/2 कॉमन है और C1 - C2V² भी कॉमन है। वैल्यू रख दो अब यहाँ पे स्टूडेंट, ऊपर से 1/2 और C1 हमारा कितना है 10 × 10⁻⁻6 -2 × 10⁻⁻6 V² यानी 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से आ गया 1/2, अंदर आ गया 10 - 2 का 8 10⁻⁻6 इंटू यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 10⁻4 आ गया। इसका स्क्वायर इतना आएगा, आप खुद करिए, 2 0 का 10⁻4 हो जाएगी, स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, तो यहाँ आ गया देखो 2 से इसको कैंसिल कर दो 4 हो गया। ठीक,
तो 4 इसका और 4 इसका, तो 4 4 जा 16 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4 10⁻⁻2 जूल, इतना एनर्जी आ गई। इसको ऐसे भी लिख दीजिए 16 जूल, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का घ यानी डी। इसमें दे रहा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो हमने इसमें लगाया है लिंक, आप वहां से देखेंगे। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी हेल्प हम यहाँ कर दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिंक लगा है, लिंक खोलिए और देखिए, बढ़िया से तैयार कीजिए। यहाँ देखो स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ। जेड जेड डैश एक अपवर्तक तल है, जेड जेड डैश अपवर्तक तल है। ठीक, अब इस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र ए बी इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। ठीक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिंक लगा है, वो लिंक पूरा पढ़ेंगे। थ्योरी पूरी इंग्लिश हिंदी में सेम नहीं हो पाती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिंक को टच करेंगे और उस पर चले जाएंगे क्वेश्चन पर। वो हम ही ने पढ़ाया, हमारी ही लैंग्वेज होगी वो। तिरछा आपतित होता है। ठीक है, तो ये ए बी एक तरंगाग्र है जो इस पर तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक, अब इधर हमारा माध्यम 1 है, ऊपर की ओर माध्यम 1 है। ठीक, नीचे की ओर माध्यम 2 है। ठीक, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 और माध्यम 2 में V2 है। माध्यम 2 में V2 है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है। अब देखो स्टूडेंट, जब यहाँ पे देखो बिंदु ए पर जब हमारा ये होता है तरंगाग्र, तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल करके बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होकर माध्यम 2 में आगे बढ़ती हैं। ठीक, यदि स्मॉल टी टाइम में, यदि स्मॉल टी समय में तरंगाग्र का बी सिरा बी डैश पर तथा ए सिरे से चलने वाली द्वितीयक
द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश पर पहुंच जाती हैं। ठीक है। हम ए डैश इज इक्वल टू V2T लंबाई का चाप खींचते हैं और तरंगाग्र ए डैश बी डैश खींच देते हैं और तरंगाग्र ए डैश बी डैश खींच देते हैं। जो अपवर्तित तरंगाग्र है, ठीक। अब यहाँ देखो, हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि एक तरंगाग्र ए बी इस जेड डैश तल पर तिरछा आपतित होता है। ये अपवर्तक तल ऊपर लिखा है। यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर दूसरे माध्यम में आगे बढ़ती हैं, ऐसे गोलाकार आगे बढ़ेंगी। जितने टाइम में ए से द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश पर पहुँचती हैं, उतनी ही टाइम में बी जो है बी डैश पर पहुँच जाता है। अब हम ए डैश यानी V2T लंबाई का एक चाप यहाँ पर लगा देते हैं और एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं ए डैश बी डैश। यही अब हमारा अपवर्तित तरंगाग्र है जो द्वितीय माध्यम में आगे बढ़ेगा। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ का यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो जो एंगल इधर आ रहा है वही एंगल इधर आएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डैश साइन आई इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस, और वो आएगा ए बी डैश। और देखो बी डैश कितना होगा, बी डैश यहाँ से आने वाला है तो V1 इंटू टी होगा, ये इतना होगा ये, ठीक। V1 इंटू टी में यहाँ से टी टाइम में पहुँच रही है, और V2 भी टी टाइम में पहुँच रहा, तो V2 इंटू टी होगा दोनों में। तो ऊपर हो गया V1 इंटू टी अपॉन ए बी डैश, ठीक। ए बी डैश हो गया। अब इन ट्रायंगल नीचे वाले में ले लो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश साइन आर इज इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर ए डैश अपॉन डायगोनल वही है ए बी डैश यानी साइन आर इज इक्वल टू हो गया ए डैश कितना हुआ V2 इंटू टी अपॉन ए बी डैश। नाउ साइन आई अपॉन साइन आर
इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट साइन आई यहाँ है, इसकी वैल्यू V1 इंटू टी अपान ए बी डैश है, साइन आर यहाँ V2 इंटू टी अपान ए बी डैश है, तो टी और ए बी डैश तो दोनों डिवाइड करने पर कट जाएगा, V1 अपान V2 आ जाएगा, V1 अपान V2, और ये स्पीड है का रेशियो है, यानी ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। ठीक, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है, यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक, यानी अपवर्तन का दूसरा नियम यहाँ प्रूव हो गया। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र ठीक, और ये अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब, एक अभिलंब यहाँ बना है इस, और एक अभिलंब यहाँ बना है, ये दोनों ही अभिलंब तीनों तो इसी प्लेन में ही हैं, ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, तो ये तीनों ये है और ये दोनों अभिलंब जो हैं तीनों इसी ब्लैक बोर्ड के तल पर ही तो हैं, तीनों एक ही तल में हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, तीनों एक ही तल में हैं, तल में है। यह अपवर्तन का पहला नियम है, तल में है, यह अपवर्तन का पहला नियम है, अपवर्तन का पहला नियम। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का अंगा यानी ई, यह कम्युनिकेशन से है और कोर्स में नहीं है। ओके स्टूडेंट।